जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो क्लास 10th का आपका हिंदी का जो बुक है यानी गोदली, उस गोदली बुक में हम लोगों ने पहला चैप्टर को पढ़ा था। आपका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम लोगों ने दूसरे नंबर चैप्टर को करेंगे, यानी आपका जो गोदली बुक है उसका जो दूसरा नंबर मेरे दोस्त चैप्टर है वो आपको है कि 20 के दांत, जो आपको कहानी दिया गया है दूसरे नंबर चैप्टर 20 के दांत। तो हम लोगों को 20 के दांत में पढ़ना है कि 20 के दांत आपको कहानी है, कहानी को किसने लिखा। तो हम लोगों ने इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक कि हम लोग लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कि हम लोग कहानी परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मेरे भाई हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि आखिर लेखक का परिचय क्या है, लेखक कहाँ से आपको ताल्लुक रखते हैं। चलिए सबसे पहले जो 20 का दांत जो आपको लिखा गया है, ये एक प्रकार का आपको कहानी है। कल जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपका लिखा गया था वो आपको एक प्रकार का निबंध था। तो आपको पूछता है कि जो यहाँ पर जो 20 का दांत जो आपको लिखा गया है इसकी कौन सी विद्या है, तो ये आपको कहानी है। कल जो आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा था वो क्या था, वो आपको निबंध था। तो 20 के दांत एक प्रकार का ये आपको कहानी है। यहाँ पर फर्स्ट बार में लिखा गया कि आपको लेखक यानी 20 के दांत के आपको लेखक कौन है, तो मेरे भाई 20 के दांत के जो लेखक है उनका नाम है आपको नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत को जो लेखक है उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। तो पूछेगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 20 के दांत के आपको लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तथा 20 के दांत कौन सी विद्या है, तो ये आपको कौन सी विद्या है, ये आपको कहानी है। अगला आपको लिखा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो आपको 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 एक कहाँ हुआ था, तो आपको बिहार के पटना में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बदरघाट। उसी बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आपको 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के कहाँ हुआ था, तो पटना के मेरे भाई आपको बदरघाट में हुआ था। आगे है कि इनका पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का जो नाम है वो आपको पंडित रामा अवतार शर्मा। क्या है, पंडित आपको रामा अवतार शर्मा। तो पूछेगा कि पिताजी का क्या नाम है लेखक के, तो लेखक के पिताजी का नाम है आपको पंडित रामा अवतार आपको शर्मा। अगला बार में आपको लिखा गया है कि आपको माताजी का नाम क्या है, तो मेरे भाई माताजी का नाम जो है वो आपको रत्नावती शर्मा है। माताजी का क्या नाम है, तो माताजी का नाम आपको रत्नावती शर्मा। पिताजी का नाम आपको राम अवतार शर्मा और माताजी का नाम आपको रत्नावती शर्मा। अगला जो लिखा गया इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। प्रमुख रचनाएं कहने का मतलब जो 20 के दांत जो कहानी के लेखक है वो तो नलिन बिलोचन शर्मा है ही है। 20 के दांत के अलावा कोई और सारा भी चीज लिखे है क्या, तो बिल्कुल और सारा भी चीज लिखे है। जैसे आपको लिखे हैं दृष्टिकोण, तो इनका और जो आपका प्रमुख जो रचना है वो आपको दृष्टिकोण है। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है। तो पूछेगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो दृष्टिकोण भी आपको नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। उसके बाद अगला आपको लिखा गया साहित्य का इतिहास आपको दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, तो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है इसके भी लेखक कौन है, इसके भी लेखक आपको नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा गया है कि संत परंपरा और साहित्य। संत परंपरा और साहित्य, तो संत परंपरा और साहित्य के लेखक कौन है, तो संत परंपरा और साहित्य के लेखक भी आपको नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला है कि एक किस भाषा से आपको ताल्लुक रखते थे, यानी किस भाषा से लगाव रखते थे। तो बिहारी हो के अगर आदमी भोजपुरी ना बोले तो बिहारी होने का फिर मजा नहीं उठा पाएगा आदमी। तो ये किस भाषा से ताल्लुक रखते थे, तो इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के पटना के बदरघाट में हुआ था। अब बिहार में जब इनका जन्म हुआ तो भाई ये भोजपुरी को कैसे भूल जा सकते हैं, तो इनका जो भाषा है वो आपको क्या है, आपको भोजपुरी है। अगला है जो इनका मृत्यु लिखा गया है, तो मृत्यु इनका कब हुआ था, तो मृत्यु इनको 12 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु आपको 12 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ आपको लेखक परिचय।
चलिए अब लेखक परिचय के बाद हम लोग कहानी परिचय को जानते हैं कि कहानी परिचय आपका क्या है, किनके बारे में ये पूरा कहानी जो 20 का दांत जो लिखा गया है ये किनके बारे में लिखा गया है। बड़ी क्या देखिए, इस कहानी में जनरली आपको दो परिवार है। एक परिवार है जो आपको अमीरों का परिवार है और एक परिवार है जो आपको गरीबों का परिवार है। एक अमीर परिवार एक गरीब परिवार पर कैसे अत्याचार करता है, मुख्य रूप से इसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। सबसे पहले आप आइए, इस कहानी में आपको दो परिवार के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा। एक है जो आपको पहला परिवार इधर लिखा गया है, दूसरा परिवार आपको इधर लिखा गया है। अब जरा सा आइए एक आप परिवार में समझ लीजिए। एक आप समझ लीजिए कि ये गांव घर का जो खिस्सा नहीं होता है उस प्रकार से ये आपको खिस्सा है। एक ऐसा आपको एक परिवार है जिसमें एक परिवार के जो मालिक है जिसका नाम है एक सेन साहब का परिवार है। उनका नाम क्या है? सेन साहब। सेन साहब है जो एक किसका परिवार है? तो ये आपको अमीर का परिवार है, ये आपको अमीरों का परिवार है। तो सेन साहब का जो परिवार है वो किसका परिवार है? तो ये मेरे भाई ये आपको एक अमीरों का परिवार है। सेन साहब के जो बेटा है उनका क्या नाम है? तो सेन साहब के बेटा का नाम आपको कासू है। तो अभी हम लोग अमीरों के परिवार को देख रहे हैं। तो जो पहला परिवार है वो सेन साहब का परिवार है। सेन साहब के एक बेटा है जिसका नाम क्या है? कासू। कासू को लोग दुलार से खूंखा भी कहता था, क्योंकि सेन साहब के जो बेटे थे ना वो केवल एक ही बेटा थे और इनके जो बेटी थी वो आपको 5 बेटी थी, यानी 5 बहनों के बीच में ये आपको एक भाई थे, यानी 5 बहनों के बीच में एक भाई थे जिनका नाम आपको कासू है। दुलार से इन्हें खोखा भी कहा जाता है। सुनिए, खोखा जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे नहीं देखते हैं कि घर में अगर 5-6 लोगों के बीच अगर कोई एक लड़का है तो उसकी फुआ उसको अलग एक नाम रखेगी, उसकी दीदी एक अलग नाम रखेगी, उसकी आंटी अलग नाम रखेगी, दादा अलग रखेंगे, दादी अलग रखेगी, बड़ी माँ अलग रखेगी, यानी घर के जितना भी लोग होता है उसको लाड प्यार से उसका अलग अलग आपको नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से इनको 5 बहनों के बीच में आपको एक भाई है। तब 5 बहनों के बीच में एक भाई है तो इनको ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम इनका कासू है, लेकिन इन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाया जाता था? प्यार से इन्हें आपको खोखा कहकर बुलाया जाता था। ये जो आपको लड़का था ना ये बहुत ही आपको शरारती लड़का था, यानी एकदम समझिए बैल था, बैल। तो ये आपको सारे नियमों का ये आपको अपवाद था, यानी ये घर में जितना भी नियम माने नियम कानून जो होता था वो आपको केवल और केवल लड़कियों के लिए ही होता था। यानी सेन साहब के जो बेटे हैं यानी खोखा, खोखा के लिए घर में कोई नियम कानून नहीं होता था। जो मर्जी उठाया उसको घर में उठाया, उसको फोड़ दिया, उसको पूछ दिया, घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके लिए गार्जियन इसको कुछ नहीं करते थे, सेन साहब इसको कुछ नहीं करते थे। जबकि यहाँ जितना भी इनके 5 बहनों हैं, जिनका 5 बहनों का नाम है, एक का नाम है सीमा, उसके बाद है आलो, आलो के बाद है रजनी, रजनी के बाद है शेफाली और शेफाली के बाद है आपको आरती। तो 5 बहन कौन कौन से है? सीमा, आलो, रजनी, शेफाली और आरती। और एक भाई कौन है? तो एक भाई आपको कासू है। तो इनके घरों में जो नियम था ना वो केवल और केवल लड़कियों के लिए नियम था, जबकि लड़कों के लिए कोई नियम था ही नहीं। यानी ये सारा नियमों का अपवाद था। जैसे लड़कियों के लिए नियम क्या था कि बिना इजाजत से लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती है, बिना इजाजत से लड़कियां हंस नहीं सकती है। माने लड़कियां अगर कोई भी घर का काम करेगी तो जब तक सेन साहब उसको इजाजत नहीं देते हैं जब तक वो काम नहीं कर सकती है। जबकि एकदम ये कासू जो थे एकदम एक छूटा सांड की तरह जो मर्जी जो काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सामान है जिसको खोलना पकाना, जहां मर्जी है जहां घूमना, यानी इनके लिए कोई नियम नहीं था। तो जो पहला जो अमीरों का परिवार है उसमें यही देखे कि एक सेन साहब है जिनके आपको एक बेटे हैं जिनका नाम कासू है। दुलार सिंह ने खोखा भी कहकर बुलाया जाता था। इनकी 5 बेटी है जिनका नाम सीमा, आलो, रजनी, शेफाली और क्या है आपको आरती। खोखा के लिए कोई घर में नियम कानून नहीं था, जबकि इनके घर में जो 5 लड़कियां थी, इनकी 5 जो बेटी थी, उनके लिए घर का पूरा जो नियम कानून था सब लगा हुआ था। उसके बाद तरह सा दूसरा नंबर हम लोग परिवार को समझे कि दूसरा नंबर परिवार क्या है। तो ये आपको समझ लीजिए कि ये आपको एक गरीबों का परिवार है जो दूसरा नंबर परिवार है। दूसरा नंबर परिवार है ये आपको एक गिरधर लाल एक व्यक्ति है, इनका एक परिवार है। गिरधर लाल पेशे से क्या थे? पेशे से एक किरानी थे। ये गिरधर लाल के एक बेटा है जिसका नाम है आपको मदन। लगभग मदन का उम्र जो है 5-6 वर्ष का है।
तो एक परिवार में इधर आप देखें, एक परिवार में आपको गिरधरलाल जो किराने का काम करते थे, इनके बेटे का नाम आपको मदन है, जिसका उम्र आपको 5 से 6 वर्ष है। तो गिरधरलाल जो किरानी का काम करते थे ना, वो आपको इसी परिवार के यहाँ एक किरानी का काम करते थे, यानी गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ एक किरानी का काम करते थे। अब किस्सा कहाँ से शुरू होता है? तो किस्सा आपको इस कार से शुरू होता है। देखिए, सेन साहब के द्वारा एक कार खरीदा गया था, सेन साहब के द्वारा एक कार खरीदा गया था। कार का जो आपको दाम था वो 7,500 रुपया का एक सेन साहब के द्वारा कार खरीदा गया था। कार का जो रंग था वो आपको किस रंग का था? वो आपको काला रंग का था। पूछता भी है कि सेन साहब के द्वारा जो कार खरीदा गया था उस कार का आपको दाम कितना था? तो कार का दाम आपको 7,500 रुपया था। कार का रंग कैसा था? तो कार का जो रंग था वो आपको काला था। गिरधरलाल जो है वो किसके यहाँ किरानी के काम करते हैं? तो गिरधरलाल मेरे भाई सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। अब इनके पास एक कार है, कार का आपको दाम है 7500 रुपया। कार का जो रंग है वो आपको काला है। अब यहाँ पर मदन और खोखा के बीच क्या हो जाता है कि लड़ाई छिड़ जाता है। देखिए कि लड़ाई कैसे छिड़ता है। सबसे पहले कि खोखा जो है एक गरीब फैमिली, एक आपको अमीर फैमिली से है, अब मदन जो है आपको एक गरीब फैमिली से है। तो खोखा को जाहिर सी बात है कि खेलने के लिए अलग अलग वैरायटी प्रकार का आपका सामान भी आता होगा। देखिए, खोखा जो था ना वो सारे नियमों का अपवाद था। पहले तो इसके बारे में समझ लिया जाए कि खोखा के बारे में कि ये क्या करता था। खोखा जो था ना ये सारे नियमों का अपवाद था। अब सेन साहब के घर में क्या होता था कि एक बड़ाई मिस्त्री आते थे। उस बड़ाई मिस्त्री क्या करते थे कि इनके कंपनी में काम करते थे। सेन साहब के द्वारा एक कंपनी खोला गया था जिसमें बड़ाई मिस्त्री आके बड़ाई, जैसे मान लीजिए बड़ाई मिस्त्री का क्या काम होता है, चौकी पलंग इस प्रकार का जितना भी आपको लकड़ी से जो आपको सामान बनता है वो सब बड़ाई मिस्त्री के द्वारा बनाया जाता था। तो सेन साहब क्या करते थे कि अपने बेटों को भी उस बड़ाई मिस्त्री के साथ काम करने के लिए लगा देते थे, क्योंकि सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा अगर बड़ाईगिरी का काम सीख लेगा तो ये आपको इंजीनियर कहलाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा कि इसको सीखना नहीं पड़ेगा। अगर छोटे उम्र से ही ये बड़ाई का काम सीखेगा तो आने वाले जब ये बड़ा होगा तो इसको उस समय सीखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उस समय ये आपको एक स्पेशलिस्ट के तौर पर ये आपको तैयार हो जाएगा। तो खोखा को क्या काम धराए थे? तो खोखा को जो आपको काम धराए थे वो आपको एक बड़ाई के काम, आपको इनके घर में एक फैक्ट्री का होता था, उसी बड़ाईगिरी के काम में आपको खोखा को भी लगाते थे, ताकि खोखा क्या है कि उस बड़ाईगिरी के काम को धीरे धीरे आसानी से आपको सीखे। खोखा में जो आपको सेन साहब जो देखते थे वो आपको एक इंजीनियर का गुण देखते थे। जैसे एक दिन की बात है कि जो कार का जो पिछला जो शीशा है, पिछला कार का जो हेडलाइट का पिछला शीशा नहीं होता है, जो आपको बैक लाइट का शीशा होता है, उस बैक लाइट के शीशों को कार का जो बैक लाइट का शीशा है उसका एक दिन खोखा क्या करता है कि मारकर उस कार के शीशों को आपको पिछला बैक लाइट आपको फोड़ देता है। सेन साहब इसको डांटते नहीं। अब बताइए, एक कार है, कार का शीशा ये बेचारा जाके फोड़ देता है, फिर भी सेन साहब खोखा को आपको नहीं डांटते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा जो कार का शीशा फोड़ा है ना, वो आपको उसमें फोड़कर उसमें देखना चाह रहा था उसमें क्या क्या चीजें है। मतलब ये आपको इसमें इंजीनियर का गुण झलका, इनको ये गुण नहीं झलका कि नहीं ये काम गलती किया है। इनको अगर सामान नुकसान भी हो रहा था, किसी प्रकार का कोई सामान खोल खाड़ के या फोड़ के उसमें कुछ आपको नुकसान भी हो रहा था, तो इनको लगता था कि नहीं ये इंजीनियर का ही काम कर रहा है, इसमें इंजीनियर का गुण झलक रहा है। तो ऐसा खोखा अगर कोई भी काम करता था तो उसके पिताजी को उसमें इंजीनियर का गुण झलकता था। अब क्या होता है कि मदन और खोखा के बीच एक दिन लड़ाई हो जाती है। देखिए, मदन जो है ये आपको गिरधरलाल का बेटा है। मदन ये आपको एक गरीब फैमिली से है, और जो खोखा जो है एक आपको अमीर फैमिली से है। अब क्या होता है कि मदन एक दिन, अब इसके पिताजी किरानी के यहाँ किरानी का काम करते हैं, किसके यहाँ? आपको सेन साहब का। तो जाहिर सी बात है कि इसके पिताजी इनके यहाँ काम करते हैं, तो बेटा भी कभी काल आ जाता होगा इनके घर। तो ऐसा ही क्या हुआ कि जब गिरधरलाल आए थे इनके घर, उसी तरीका से आपको जो इनके बेटे हैं यानी मदन भी इनके घर आ गए थे। अब आए तो कार जो लगा हुआ था ना, तो कार को क्या होता था कि कार को मदन आपको छूना चाहा।
छूना चाहा, चूंकि अब एक गरीब फैमिली से था बेचारा, कहीं कार देखा नहीं था, तो सोचा कि एक काम करते हैं, कार को छूते हैं, थोड़ा सा टच करके देखते हैं कि आखिर कार को टच करने पर कैसा महसूस होता है। बेचारा मदन कार को छूने गया, तब तक यहाँ जो सेन साहब का ड्राइवर का जो नाम था, यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्राइवर का जो नाम था वो आपको सोफर था। ड्राइवर का क्या नाम था, जो कार चालक था, तो ड्राइवर का नाम आपको सोफर था। अब सोफर के द्वारा क्या किया जाता है कि मदन को वहां पर आपको धक्का मार के उसको भगा दिया जाता है, मतलब सोफर के द्वारा धक्का मार के उसको गिरा दिया जाता है। अब बताइए, इनके घर में एक कार है, कार को अगर मदन बेचारा गया, इसके पिताजी किरानी का काम करते हैं, साथ साथ गया है, बेचारा कार को छूना चाहा तो कार को छूने नहीं दिया, बल्कि इनका एक ड्राइवर था जिसका नाम था सोफर के द्वारा क्या हुआ कि मदन को धक्का मार के वहां से आपको भगा दिया गया, कार को छूने नहीं दिया गया। अरे माने चढ़ना बैठना तो दूर की बात है, छूने नहीं दिया, टच नहीं करने दिया। अब बेचारा मदन को इस बात से बड़ी दुखी था। अब क्या हुआ कि एक दिन मदन क्या हुआ कि लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था, ये आपको एक लट्टू खेल रहा था। तो लट्टू खेल रहा था अपने मुहाले में, तब तक क्या हुआ कि खोखा घूमते घूमते गया, अब बोला कि हम भी आपको लट्टू खेलेंगे। मदन बोला कि नहीं, हम लट्टू आपको नहीं खिलाएंगे। चूंकि अब क्या था, मदन के मन में गुस्सा था कि जो इनका ड्राइवर है ये हमको कार नहीं छूने दिया है, तो हम भी क्या है कि खोखा को हम भी लट्टू खेलने नहीं देंगे। अब यहाँ पर मदन आपको लट्टू खेल रहा था, खोखा बोला कि हम भी लट्टू खेलेंगे। अब मदन बोला कि नहीं, हम नहीं खेलने देंगे। अब खोखा को लगा कि भाई लट्टू नहीं खेलने देगा, अभी जबरदस्ती करने लगा मदन के साथ। अब मदन ने क्या किया कि इनको मारा। अब दोनों आदमी में बीचा, मतलब समझिए धक्का मुक्की शुरू हो गया। धक्का मुक्की शुरू होते होते क्या हुआ कि मदन बेचारा आपको बरियार था, आपको क्या मजदूर का बेटा है तो बरियार तो रहेगा ही। अब मदन एकदम पूरा था। अभी क्या किया कि खोखा का धक्के 2 दांत तोड़ देता है। कितना दांत तोड़ देता है, आपको 2 दांत तोड़ देता है। अब यहाँ पर लट्टू का जब खेल हो रहा था, खेल में खोखा पहुंचते हैं लट्टू खेलने। अब क्या होता है कि मदन के द्वारा खोखा को आपको धक्का मुक्की करके झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा के बाद उस लड़ाई में क्या करते हैं कि मदन ने खोखा के कितना दांत तोड़ देते हैं, आपको 2 दांत तोड़ देते हैं। अब उसके बाद पूछता है कि आपको मदन और खोखा के बीच लड़ाई के जो आपका कारण है वो किस खेल का माना जाता है, तो लड़ाई का जो कारण है वो आपको लट्टू के खेल का माना जाता है। मदन ने आपको खोखा को कितने दांत तोड़ दिए, तो मदन ने आपको खोखा को 2 दांत तोड़ दिए। लट्टू के खेल में आपको इन दोनों के बीच आपको झगड़ा हुआ था। उसी में यहाँ पर एक आपको कहानी आता है कि आपको हंस जो है कौवे की जमात में आने के लिए ललक गया। हंस जो है ना, हंस आपको कासू को कहा गया है, अब कौवा जो कहा गया है ना वो आपको मदन को कहा गया है। यानी मदन जो लट्टू का खेल खेल रहा था, अब बताइए उतना गरीब फैमिली का बच्चा वो लट्टू का खेल खेल रहा है, आपको क्या जरूरत है कि इतना बड़ा आपका परिवार है, आपको जाके इसमें खेलने की क्या जरूरत है। इसीलिए इस कहानी में एक आपको लाइन दिया गया, जिस लाइन से आपको कहा गया है कि आपको हंस जो है कौवे की जमात में जाने के लिए ललक गया। तो मुख्य रूप से जो आपको कहानी है, आपको यही कहानी था। एक आपको कहानी मेन रूप से आपको इसको समझना है कि सेन साहब के घर में एक कार था जिसका ड्राइवर कौन करता था, ड्राइविंग ये आपको सोफर नाम का एक व्यक्ति करता था। कार का जो रंग था वो आपको काले रंग का था। कार जो था वो आपको 7500 रुपया का कार था। अब मदन और खोखा के बीच लड़ाई कैसे हो जाता है, क्योंकि मदन ने एक दिन खोखा के घर गया था तो कार को छूना चाहा, जबकि उनके ड्राइवर सोफर ने उनको धक्का देके कार को नहीं छूने दिया। तब तक क्या हुआ कि खोखा भी, मदन एक दिन लट्टू खेल रहा था, तब तक खोखा पहुंचता है, कहता है कि हम भी लट्टू खेलेंगे। उसके बाद मदन के द्वारा इनकार किया जाता है कि नहीं तुमको हम लट्टू नहीं खेलने देंगे। तब तक दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो जाता है। तब तक मदन ने क्या करता है कि उसी धक्का मुक्की में खोखा के कितना दांत तोड़ डालता है, आपको 2 दांत आपको तोड़ डालता है। तो यही आपको